हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके चैनल दीपक क्लासेस पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपका एक एक मोमेंट इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी तैयारी को ऐसे एंजॉय कीजिए कि सोचिए आपका एग्ज़ाम आपने निकालना है और साथ में ही जो चैप्टर आप कर रहे हैं बच्चों, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा और आपके जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज कर लेंगे। जिस जिस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर के रिवीजन में ऑड लॉ कहते हैं कि ऑड लॉ फॉलो करो। जैसे आपने आज चैप्टर पढ़ लिया, पीवाईक्यू कर लिए, तीसरे दिन दोबारा एक बार उसको पढ़िए। और कुछ कुछ पीवाईक्यू ऐसे होंगे जो आपको दोबारा करने की ज़रूरत है, वो करिए। और पांचवें दिन उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, खुद के बनाइए, और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। इससे पहले हम ग्रेविटेशन का वन शॉट दे चुके हैं आपको, जिसका एजर्सन और रीजन भी दे चुका हूं। आज हमारा वर्क एनर्जी पावर है और इसके बाद इसका हम फिर एजर्सन रीजन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दूंगा। और दिवाली में मैं आपको काइनेमेटिक्स दे दूंगा, पूरी काइनेमेटिक्स 2-3 घंटे 4 घंटे जितने भी लगेंगे काइनेमेटिक्स दे दूंगा, जिससे हमारे रोटेशन के अलावा पहली बुक कवर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, ये सीरीज आपको ऐसा तो नहीं है कि आप इसको करके जाएंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन मैं ये आपको यकीन जरूर दिलाता हूँ, अगर आप ये सीरीज करते हैं आपकी थ्योरी पूरी कवर होगी और उसके रेफरेंस कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप अदर प्रैक्टिस कीजिए। मैंने पीवाईक्यू भी इसमें नीट के लिए हुए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए हैं। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको करने से आपका जो सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा कि होगा ही होगा। ठीक है, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस कितनी होती है, कितने आप न्यूमेरिकल करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ज़्यादा फालतू बात ना करते हुए। पहला टाइप है वर्क रिलेटेड। आपको पता होगा, आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको हम टाइप वाइज करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन। आज जो हमारा पहला टाइप है वो है वर्क रिलेटेड। तो काफ़ी क्वेश्चन इसमें वर्क रिलेटेड आते हैं, तो उसका एक अगर आप दिमाग में मैप बना लें तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया वर्क क्या है। अगर बेसिक बात करें वर्क की, हम कह देते हैं कि अगर हम किसी पे फोर्स लगाएं, ठीक है, हम जनरली क्या डेफिनेशन देते हैं कि कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई हमारा एक मास है, आपने इस पे फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उसे वर्क कहते हैं। तो बच्चों ये इस डेफिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे हैं, जो अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी मूव हो रही है कुछ डिस्टेंस, किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम उसको वर्क डन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें देखिए, जैसे आपने फोर्स इस साइड लगाया, तो इस साइड जब आप फोर्स लगाएंगे तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो एस हुआ, तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं वर्क से। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा वर्क का फॉर्मूला है। सेकेंड केस अगर आप देखें बच्चों, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपका, जैसे ये हमारा मास है, आपने किसी एंगल से फोर्स लगा दिया, मान लीजिए थीटा एंगल से फोर्स लगाया, तो आपको यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, फोर्स का वो कंपोनेंट देना पड़ेगा जिस साइड आप डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपका एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है इसका कंट्रीब्यूशन होगा वर्क में। तो आपका आंसर जो होगा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसी को आप थोड़ा सा मॉडिफाई करें, एफ डॉट एस हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं आपका वेक्टर फॉर्म। अगर आपका जो फोर्स है बच्चों F1I प्लस F2J दिया है और F3K दिया है, और जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो आपका मान लो XI प्लस YJ प्लस ZK दिया है, तो तीसरा तरीका आपका वर्क निकालने का ये है डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, I का I के साथ इंटू, J का J के साथ इंटू, और K का K के साथ इंटू। और लास्ट ईयर अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो वहां पर आप क्या देखेंगे कि नीट में एक ही क्वेश्चन रिवीजन होता है बार बार। आपको ये एस नहीं दिया रहेगा, आपको दो पोजीशन वेक्टर दिया रहेगा। मान लो ये एक ए है, ये बी है, तो आपको इसके पोजीशन वेक्टर दिए रहेंगे। मान लो ये R1 दे दिया और ये R2 दे दिया, समझ रहे हैं। तो जब R1 और R2 देगा
तो आपसे कहेगा वर्क डन निकालो, तो आपको इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स डेल्टा आर निकालना पड़ेगा, R2 माइनस R1, जिसको हम S भी कह सकते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। ठीक है, ये तो बेसिक था। तो वर्क किसे कहेंगे? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स से कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? वर्क कहेंगे। ठीक है जी, आगे चले अगर टाइप ऑफ वर्क, 3 तरह का बच्चों वर्क होता है। पहले वर्क को बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव वर्क, और तीसरे को बोलते हैं जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क कब होगा? अभी भी हमने देखा कि वर्क इक्वल टू क्या है? एफ एस कॉस थीटा। तो अगर देखो कॉस की वैल्यू, पहले तो ये तरीका है, अगर थीटा आपका एक्यूट है, एक्यूट इन द सेंस आपका थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और आपका 90 से कम है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? एक्यूट एंगल। तो जब ये एक्यूट होगा तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या आप ये भी कह सकते हैं, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन है, तो आप उसको बोल सकते हैं पॉजिटिव वर्क। जैसे आप देखेंगे जब फ्री फॉल होता है, अगर आपका कोई भी बॉडी फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी कर रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। इवन आपने ये देखा होगा जैसे कोई स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, तो जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो और हमारा डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, तो वर्क पॉजिटिव हो जाता है। नेगेटिव में क्या है? अगर आपका थीटा 90 से बड़ा है, ठीक है, अगर आपका जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर वो 90 से बड़ा है, ठीक है, मतलब कॉस जहां पर नेगेटिव होगा तो उसको हम क्या कर देंगे? नेगेटिव वर्क। या आप कह सकते हैं कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएंगे? इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं बच्चों, इसका एग्जांपल जैसे मान लो आप किसी सरफेस पे एक बॉडी को स्लाइड कर रहे हैं, वो रफ सरफेस है, ठीक है, तो जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो क्या करेगा? नेगेटिव, क्योंकि जो फ्रिक्शन एक्ट होगा, जैसे मान लो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, आपने अप्लाइड फोर्स इस साइड लगाया तो फ्रिक्शन इसका अपोज करेगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ हो रहा है, लेकिन अगर आप इस फ्रिक्शन से वर्क डन निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों ये हमारे रेजिस्टिव फोर्स होते हैं, जैसे फ्रिक्शन है, विस्कस फोर्स है, रेजिस्टिव है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? वर्क डन नेगेटिव निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड है जीरो। और जीरो कब होगा? जब थीटा आपका 90 हो जाए। अगर थीटा आपका 90 है भैया तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ा होगा, कोई कुली, अगर कुली अपने सर में, मान लो एक कुली है अपने सर में एक बॉक्स लेके चल रहा है, तो देखो बच्चों जो ग्रेविटी इस पे फोर्स लगा रही है वो ये लगा रही है, इसका वेट जो है, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो 90 एंगल होने की वजह से हम इसका वर्क डन 0 कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में चलती है तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। इवन मैं आपको बता दूं बच्चों, जब किसी पार्टिकल पर आप मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में और वो सर्कुलर मोशन देता है, तो उस केस में भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अगर आप सिंपल पेंडुलम की बात करें, जो टेंशन है स्ट्रिंग में, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो आपने कई बार पढ़ा होगा, आज भी पढ़ोगे उसके बारे में आप। जो सिंपल पेंडुलम में ये स्ट्रिंग होती है, ये जो टेंशन लगाता है बच्चों, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो ये भी आपका 0 वर्क देता है। ठीक है, तो ये था टाइप ऑफ वर्क के बारे में। आगे चलें तो वर्क कैलकुलेशन में आपको इतने सारे कैलकुलेशन करने हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स, यूजिंग वेक्टर एंड ग्राफ। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स से कैसे हम वर्क डन निकालें? ऑलरेडी हम जो अभी डिस्कस करके आ गए हैं कि जो वर्क होगा, कांस्टेंट फोर्स जब भी देंगे, अगर फोर्स दिया है तो फोर्स कर दीजिए इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका कांस्टेंट फोर्स नहीं है, सपोज, ठीक है, कोई एंगल से है, तो हम उसका कंपोनेंट ले लेंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है,
या आप कह सकते हैं एफ डॉट एस। तो ये हमारा वर्क डन करने का तरीका है। अब अगर बात करें वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स बच्चों ऐसे फोर्स होते हैं जो हमारे जो फोर्स की वैल्यू है वो किस में होगी, किसी वेरिएबल के टर्म होगी, जैसे 2x हो गई, 3x हो गई। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, जो उस केस में वर्क डन होगा हम वहाँ पर छोटे छोटे स्ट्रिप लेके उसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा तो ये क्या होगा, आपका वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर इसको मैं एक्स वाई जेड के टर्म में देखूं, देखो अगर एक्स आई के टर्म में होगा तो एक्स आई से एक्स एफ डी एक्स कर लेना। अगर वाई के टर्म में होगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वाई आई से वाई एफ डी वाई प्लस अगर जेड, ये देखो ये तब लगेगा जब तीनों कंपोनेंट देंगे और आपके नीट में एक ही कंपोनेंट देते हैं। तो अगर x होगा तो बाकी दो जीरो हो जाएंगे, ठीक है, और अगर y होगा तो बाकी पहले के दो जीरो हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटीग्रेशन करना है डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, आपको वर्क निकल जाएगा। अब बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ में बच्चों अगर आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है तो एरिया अंडर कर्व जो होता है, एरिया अंडर कर्व वो हमारा वर्क डन होता है। कोई भी वर्क अगर आपको कैलकुलेट करना है और ग्राफ दिया है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से बना रहे हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो हमेशा हमको क्या देगा, वर्क डन। ठीक है जी, आगे देखें, कई बार हमें काइनेमेटिक्स लगानी पड़ती है। सपोज आपको एक्स दिया है, एक्स मतलब या आपको एस दिया है, ठीक है, एस गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है आपको और आपसे वर्क निकालना है, मास भी गिवन है। ठीक है, तो आपको ये पता है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास फोर्स तो है नहीं, तो आपको इस डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी और वेलोसिटी को जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और एक्सेलरेशन से आपको निकालना पड़ेगा फोर्स, और फोर्स जब आप लगाएंगे F इक्वल टू एम ए, तो यहां से आपका वर्क डन निकल के आ जाएगा MAS। तो कई बार काइनेमेटिक्स भी यूज करनी पड़ सकती है। अब चलते हैं इसके रेफरेंस में कुछ क्वेश्चंस जो आपको 2-2 मिनट पॉज करके करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी का है। कह रहे एक स्पेरिकल बॉडी है जिसका मास है 2 किलो। ठीक है, ये मास दिया है 2 किलो। कह रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इतना एट एंड ऑफ 5 सेकेंड, द फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी कितना होगा। देखो आपको काइनेटिक एनर्जी दी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होती है, इसको हम आगे अभी देखेंगे। तो हाफ एम बी स्क्वायर दिया है 10 की पावर 4 जूल, ये 10 की पावर 4 जूल हो जाएगा। मास आपको दिए हैं भैया 2 किलो। ठीक है, एसआई यूनिट में आप श्योर कर लें पहले ही कि एसआई यूनिट में है या नहीं, नहीं तो क्वेश्चन में आपका एरर आ सकता है। तो वेलोसिटी इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है, फोर्स। तो भैया फोर्स का फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको बताया, F इक्वल टू एम ए। तो एक ऐसा निकलेगा, देखो यहाँ पर V आ गया तो आप V इक्वल टू यू प्लस AT लगा सकते हैं और इनिशियली U रेस्ट पे है तो ये हो जाएगा 80। तो V आपका निकल गया 10 की पावर 2 मतलब 100, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू A और कब निकालना है, 5 सेकेंड में। तो A आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा 20 इंटू 2 40 न्यूटन। ठीक है, तो ये फोर्स है, हो सकता है इसमें आगे डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ा दे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन प्यार से लगाइए। 2019 का क्वेश्चन देखो, ये फोर्स में एक्स वाई जेड जब भी आएगा बच्चों ये वेरिएबल फोर्स, तो आपको फोर्स कितना दिया है 20 + 10y, ये आपको फोर्स दिया है। कह रहे हैं एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर f इतना इतना वर्क डन। देखो जब भी फोर्स ऐसे दिया रहेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा F dy, और लिमिट आपको दी रहेगी 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए हैं। तो ये हो जाएगा 20y प्लस 0 से लेके 1 तक 10y। तो इसको हम सॉल्व कर दें तो आ जाएगा 20
ये हो गया y 0 से लेके 1 तक प्लस 10 और ये हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 0 से लेके 1 तक। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 20 और ये हो जाएगा 25 जूल। तो ऐसे क्वेश्चन आपके वहाँ पूछे जा रहे हैं आजकल। तीसरा क्वेश्चन है नीट 2006 में आया है, आपको ऐसे दिया है। अभी भी मैंने इसमें बात करी थी कि इसको कैसे करना है, सेम वही क्वेश्चन है, आपको वर्क निकालना है। तो वर्क जब आप निकालेंगे भैया तो वर्क क्या होगा, देखो यहाँ पर s जो है आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो देखिए s इक्वल टू अगर आप देखें तो आपको दिया है 1/3 t स्क्वायर। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं ds ओवर dt, और ds ओवर dt कितना आ जाएगा 2/3 t आ जाएगा। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो dv/dt हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/3। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारा क्या निकल गया, एक्सेलरेशन यहाँ तक आ गया। अब जैसे ही आपका एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन आने के बाद आप क्या निकालिए, वर्क डन। तो वर्क डन होता है, इंटीग्रेशन कर देते हैं एफ डी एस, ठीक है, एफ डी एस। तो f की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू हो जाएगी ma, और m कितना दिया है 3 किलो, और a कितना हो गया 2, तो ma कितना आ जाएगा m इंटू a, ये तो 2 हो जाएगा। जब आप f की वैल्यू ma रखेंगे तो 3 को अगर आप 2/3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू जो ds है आपका, ds की वैल्यू इससे उठा लें अगर तो हो जाएगा 2/3 t, और कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 से 2 तक। तो ये हो जाएगा 4/3 t स्क्वायर बाई 2 और 0 से लेके 2 तक। सॉल्व करें इसको तो ये आ जाएगा आपका 2 और ये 8/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था, तो आपको ऐसे ये क्वेश्चन प्रोसीड करना था। चलिए भैया आगे चलते हैं। चैनल पर नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें भैया। देखो ये 2 क्वेश्चन, और क्वेश्चन कब आए हैं, देखो ये 16 में आया है, ये 13 में आया है। मैंने आपको कहा था जब भी वेक्टर दिया रहेगा, जैसे ये f दिया है आपको f1i प्लस f2j प्लस f3k, ये आपको क्या दिया है, f दिया है, और डिस्प्लेसमेंट दिया है s1i, या इसको चलो s1 ही कर लो, या s2j या s3k। तो आपको करना क्या है भैया, i के कोफिशिएंट का इंटू कर दो डॉट प्रोडक्ट से, j का j से इंटू कर दो, k का k से इंटू कर दो। तो जैसे आप ये प्रोसीड करेंगे इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आपको R1 और R2 गिवन हो तो आपको s निकालना पड़ेगा R2 माइनस R1 से। तो जब पहले वाले क्वेश्चन में आप R2 माइनस R1 निकालेंगे, देखो ध्यान से देखिए, जो आपको R1 दिया है वो क्या दिया है, R1 दिया है -2i प्लस 5j, तो k नहीं दिया है, तो सबसे बढ़िया है 0k कर लो। और जो R2 दिया है उसमें j दिया है, तो R2 में i 0 हो जाएगा प्लस 4j प्लस 3k। ठीक है, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो क्या होगा, 0 में से -2 घटाएंगे तो 2i हो जाएगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो j हो जाएगा माइनस का, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3k हो जाएगा। तो s निकल गया। f भी आपको दिया है, f कितना दिया है 4i प्लस 3j। सॉल्व करें तो 8, इसकी हो जाएगा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 शायद होता है 5, या आप सभी को पता होगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। इसका आप जो आंसर है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक ग्राफ दिया है। सारे टाइप के मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छे से इसमें निकले। 3 है, 6 है, ठीक है, आपको PYQ करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, वीडियो में आए हैं, मेरा टाइम आपको, मेरा जो उद्देश्य है आपको वेस्ट कराना नहीं है, टाइम आपका टाइम का यूटिलाइज कराना है। आप वीडियो को मैं आपसे कह रहा हूँ 1.5 में देखिए आए, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन को पॉज करिए। तो कह रहे हैं 0 से 6 तक वर्क डन बताओ। अभी भी मैंने आपको बताया था एरिया अंडर द कर्व, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ, बेस कितना है 3, हाइट कितनी है, सॉरी ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 3 इंटू 3, और इसका एरिया हो जाएगा हाफ, बेस है 3 और हाइट है 3।
तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4.5, ऐड कर दोगे तो 13.5। देखो यहाँ पर दिक्कत कब आएगी, जब ये कर्व में नेगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे तो आपको नेगेटिव ही लेना है, ये बात ध्यान रखना। अभी पॉजिटिव थे तो सारे पॉजिटिव। हो सकता है कर्व उसने ऐसा बना दिया कि इसमें बताओ कितना वर्क डन होगा, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट है तो आप नेगेटिव के साथ रख के सॉल्व करना। देखो ये क्वेश्चन 7 एनसीईआरटी का है, कभी आपके वहां भी आएगा क्योंकि जेई में भी आ गया है एक बार, तो इसलिए मैंने, ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो कौन सा गलत स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग बकेट आउट ऑफ अ वेल, मतलब वेल से बाहर को निकाल रहे हैं तो वर्क नेगेटिव होगा कह रहे हैं। तो बच्चों जब आप किसी कुएं से बाल्टी बाहर निकालते हैं तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डिस्प्लेसमेंट की है, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग ऑफ बकेट आउट ऑफ द वेल इज नेगेटिव। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर को कर रहे हैं, फोर्स नीचे को लग रहा है, तो ये पॉजिटिव है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये नेगेटिव है, मतलब ये सही ऑप्शन है। देखो वर्क डन फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये गलत है। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। कह रहे हैं जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन में वो होगा वो 0 होगा, ये भी गलत है। अच्छा जी, वर्क डन बाय एयर, देखो एयर रेजिस्टेंस जो है, फ्रिक्शन है, विस्कस है, इनका नेगेटिव होगा, तो इसका नेगेटिव है, तो बी और ई सही है, तो बी और ई ऑप्शन सही है, तो बी और ई पहला ऑप्शन सही है। मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन जेई में भी आ गया है ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, जेई 2023 के पीवाईक्यू आप उठाइए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे जेई के नीट में पूछे जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। जेई बहुत थ्योरेटिकल हुआ है, पिछले 2-3 सालों में बहुत थ्योरी के क्वेश्चन पूछे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप एम्स में अपनी सीट सिक्योर करना चाह रहे हैं, जेई 2020, 2021, 2022 और 2023 इतना फिजिक्स और कर लो, आपके इतने ही फिजिक्स में लगभग 1000 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे टोटल फिजिक्स के, और आपका सिलेक्शन फिक्स रहेगा, ठीक है। टफ क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन इजी सारे कर लो। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये चेन प्रॉब्लम है, इसको मैं बाद में भी कराऊंगा, वैसे पीएमटी में आया है, जेई में भी बहुत बार आया है, तो आपके वहां भी नहीं आया है एक बार भी, फिर भी मैं करवा दे रहा हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है इसका मैं भी लास्ट में भी इसको अच्छे से कराऊंगा। देखो यहाँ पर क्या करें कि एक टेबल है, ये आपकी एक टेबल है, और इस टेबल में एक रॉड हमारी ऐसे हैंग है, ठीक है। देखो अगर इसकी लेंथ l है, मान लो इसका 1/l/nth पार्ट हैंग है, तो वर्क जो होता है उसकी शॉर्ट ट्रिक है mg/2n²। लेकिन अगर ये नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन बन के आता है तो इसमें जो वर्क डन होगा बच्चों वो तो वही होगा mgh, लेकिन मास आपको हैंगिंग लेना पड़ेगा कि कितना मास हैंग है, m × g × h करना पड़ेगा। अब जो हमारा हैंगिंग मास है उसको निकालने का क्या है, फ्रैक्शनल निकालो कि h/l × टोटल मास, ये हमारा m हैंगिंग मास है, हैंग कितना होगा, l उसकी लेंथ है, h हमारा हैंगिंग लेंथ है, m क्या है, टोटल मास है। तो अगर इसकी वैल्यू रखें, h हमें 0.6 दी है, l हमें 4 दी है और ये हमें 0.4 दी है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.006, तो ये हमारा mh आ गया। तो इसमें रख दो 0.006, g रख दो 10 और h रख दो हमारा 0.6, सॉल्व करेंगे 0.36 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये कैलकुलेट करना है टोटल मास और कितना हैंग है और कितना टोटल लेंथ है, ये फॉर्मूला लगाना। अभी लास्ट में इसको और देखेंगे अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, ये टेबल चेन वाली प्रॉब्लम है, इसको लास्ट में हम एक बार डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बाइसाइकिल कम्स टू स्किडिंग स्टॉप इन 10 मिनट, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोर्स ऑन बाइसाइकिल ड्यू टू रोड इज इतना, रोड इतना लगा रही है, इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, वर्क डन बाय साइकिल ऑन रोड। देखो बच्चों रोड कोई मोशन में नहीं जा रही है, ठीक है, बाइसाइकिलिस्ट कोई चलाने वाला होगा, उससे वर्क डन पूछते तो कुछ निकलता, ये रोड का पूछ रहा है, तो रोड का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। क्वेश्चन कह रहे हैं आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 0.5, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी इतना, ए दिया है, वर्क डन बताओ। देखो एक कैलकुलस अप्रोच का क्वेश्चन है, ये अगेन मैं आपसे कह दूं जेई में 2023 में आ गया है,
जेई 2023 में आ गया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो यहाँ भी आ सकता है। तो देखो करना कुछ नहीं है, ए इक्वल टू आपको लगा देना है dv बाई dt, क्योंकि देखो ना बच्चों, अगर आपके पेपर में क्या हो रहा है, सिलेबस कम हुआ है, आपका तो बहुत कम सिलेबस हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, चीज़ें डेप्थ में पूछी जाएंगी। तो आपको ये लगाना है एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला, जब भी वेलोसिटी के टर्म में दिया रहता है ये लगाओ। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला a x की पावर 3/2, और वेलोसिटी को x के फॉर्म में अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, a तो a रहेगा, x की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, जो सॉल्व करके आएगा 3/2 a स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ac लिख देता हूँ इसको। ठीक है, अब देखो फोर्स कितना हो जाएगा भैया, फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू ma, तो ये हो जाएगा 3/2 m के बाद a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वर्क निकालना है, तो वेरिएबल फोर्स से वर्क कितना हो जाएगा, 0 से 2 तक निकालना है। फोर्स कितना है ये पूरा लिख लीजिए, 3/2 ma स्क्वायर और x स्क्वायर dx। तो इसको इंटीग्रेट करना है, बाकी तो कांस्टेंट है, तो वर्क इक्वल टू हो जाएगा 3/2 ma स्क्वायर, और ये हो जाएगा x की पावर 3/3, 0 से लेके 2। वैल्यू रख दीजिए, जैसे वैल्यू रखेंगे मास की रख दो ये, और इसकी रखोगे 2 4 8, 3 से 3 कट गया 8 4, और मास है 0.52, और a दिया है आपको 5 25, 50 आंसर आ जाएगा इसका। वैल्यू रख लीजिए, आंसर आ जाएगा 50 जूल। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। हो सकता है अगली बार आपको डेटा थोड़ा छोटा कर दे, तो जब भी आपको वेलोसिटी दिया रहेगा एक्स के फंक्शन में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा। एक बार ये यूज करोगे एक्सेलरेशन आएगा, फिर फोर्स निकाल। जब भी ऐसा होगा, एस दिया होगा तो आपको वी पर जाना पड़ेगा, वी से ए पे जाना पड़ेगा, ए से आपको एफ पे जाना पड़ेगा, उसके बाद वर्क डन निकालना पड़ेगा, एफ डी एक्स होगा एफ डी एक्स निकालो, कांस्टेंट वेरिएबल जैसा भी है वो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन 11, ये बहुत इस क्वेश्चन का भैया इतना जलवा है, ये क्वेश्चन हर जगह दिख रहा है। कह रहे हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड चल रही है किससे, अलोंग द सर्कल, तो सर्कल के अलोंग चलेगी, तो बच्चों होता क्या है, सर्कल में लगेगा सेंटीमीटर फोर्स। जैसे सर्कल है, जैसे इसमें कांस्टेंट फोर्स में चल रही है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 90 मतलब वर्क कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस 90, तो वर्क हमेशा इसमें 0 हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि जो फोर्स है वो हमारा क्या होगा, इसमें जैसे में जो करेक्ट ऑप्शन है वो, इसमें तो वर्क डन, नो वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 देखते हैं भैया क्या है। क्वेश्चन 12 कह रहे हैं कि एक बॉडी पुश और टॉय बॉक्स, कोई टॉय बॉक्स होगा उसको पुश किया इतना मीटर अलोंग द फ्लोर बाय मींस ऑफ फोर्स इतना डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड एट एंगल 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो वर्क डन पूछ रहे हैं, सिंपल सी बात है, वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस 60, तो रख दीजिए, एफ कितना है 10, एस कितना है, एस है आपका 2 मीटर, और कॉस 60, कॉस 60 का मतलब हो गया आपका, कॉस 60 की वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा 10 जूल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये आपने एफबीडी में किया होगा, मास पुली सिस्टम में। ये हमारी एक पुली है, एक मास ये है और एक मास ये है। ठीक है, तो ये वाला एम मास है, छोटा एम है, और ये वाला कैपिटल एम है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन इसका ऐसे दिया है, ये क्वेश्चन दिया है। इसमें आपको पूछा है कि ये पूरा दिया है, मास भी दिए हैं दोनों के, 2 ब्लॉक के, कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 0.36। तो 0.36 में आपको क्या निकालना है, ये वाले में निकालना है, ये है 0.36 और ये वाला जो दिया है वो दिया है 0.72। तो देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपको वर्क डन निकालना होगा, ठीक है, तो वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, यहाँ तक आप समझ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले भैया फोर्स कैसे निकालेंगे, मास तो दिया है, जिस पे निकालना है उसका मास दिया है, तो आप क्या करिए, आपने एफबीडी में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, बड़े मास माइनस छोटा मास। ठीक है, तो 0.72 माइनस 0.36, ये आपने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी होगी, बड़े मास में से छोटा मास इंटू उसका जी कर दो और अपॉन में दोनों मासों का सम। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपका ऊपर, और ये सॉल्व करके आ जाएगा g/3। तो एक्सेलरेशन तो हो गया g/3। सिमिलरली टेंशन भी पढ़ा होगा आपने, टेंशन क्या होता है, 2 इंटू दोनों मास का प्रोडक्ट, 4 mg हो गया, और अपॉन में ये आ जाएगा 3। ठीक है, टेंशन इतना होगा, एक्सेलरेशन इतना होगा। अब देखिए इनिशियली u 0 होगा, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया g/3। ठीक है, और टाइम आपसे करेंगे 1 सेकेंड में, तो हमें s निकालना पड़ेगा। तो s निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u 0 होने से हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, a की वैल्यू रख दो, t की रख दो, तो आपका यहाँ से जो g आएगा वो कितना आ जाएगा, g/6 आ जाएगा, क्योंकि t तो 1 है। तो s भी आ गया, t भी आ गया, और एक बार s और t आ गया तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, फोर्स की जगह पर टेंशन, ये s इक्वल टू वर्क, तो टेंशन हो गया 4 mg/3 और s हो गया g/6। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे, कर ही लीजिए, चलो 4/18 और m है आपका, छोटे पे निकालना है तो 0.36 इंटू जी का स्क्वायर 10 रख लो तो 100 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 जूल। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में था क्या बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं, इसमें था ए और टी का लोचा। ठीक है, और ये एफबीडी में आपने देखा होगा, अगर एफबीडी में आपने नहीं देखा है कैसे एफबीडी करना है, सारी नीट की एफबीडी मैंने एक सिंगल वीडियो में बनाया है, आप इसके नीचे में एक प्लेलिस्ट या उस वीडियो की लिंक लगा दूंगा, आप उससे देख सकते हैं और एफबीडी का डर अपने से निकाल लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 2 किलो मास है, कोई भी 2 किलो मास है। ठीक है, और ये 2 किलो मास हमें कह रहे हैं टेबल पे रखा है हॉरिजेंटल इतना, अगर ये डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। देखो ये टेबल है, इस टेबल पे इस मास को आप रख के डिस्प्लेस कर रहे हैं भैया 50 मीटर इस साइड को, और नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा ये लगेगा, तो आंसर कितना होगा 0, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस पे ऐसा कोई वर्क डन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये दोबारा आ गया क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है अलग अलग लैंग्वेज में, ये अभी नीट में पूछा है, पहले पीएमटी में पूछा था, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट, अब ये नीट में पूछा है। तो नीट में क्या पूछा है, इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया कि अगर कोई सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, तो फोर्स कैसा होगा। देखो बच्चों फोर्स नॉन जीरो नहीं होता वहां पे, बस वहां पे दिक्कत ये होती है कि फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, और ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वैल्यू होती है mv²/r टूवर्ड्स सेंटर, ये हमारे उसके बारे में जानकारी है जो आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ ली होगी। तो कह रहे हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ये अवे कह रहे हैं, ऑलवेज अवे नहीं टूवर्ड्स होना चाहिए था। ठीक है, नो डिस्प्लेसमेंट ये गलत है, नो नेट फोर्स ये भी गलत है। तो ये थे हमारे किसके क्वेश्चन, ये थे भैया हमारे वर्क के क्वेश्चन। अब हम वर्क के बाद सेकेंड टॉपिक पे जंप करते हैं, और सेकेंड टॉपिक है हमारा एनर्जी। तो एनर्जी में ज़्यादा आपको बताना जरूरत तो है नहीं, जैसे हम कोई काम करते हैं बच्चों, उसमें हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो किसी भी बॉडी की जो एनर्जी है वो हम डिफाइन करते हैं कैपेसिटी, या आप कह सकते हैं एबिलिटी टू डूइंग वर्क, कितनी एबिलिटी है आपके पास उस काम को करने के लिए। ठीक है, और इसको मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है कि अमाउंट ऑफ वर्क द बॉडी कैन परफॉर्म, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और जनरली इसकी वजह से तो बहुत सारी यूनिट होती हैं, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट आपकी अर्ग होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, इसकी एक बार यूनिट की बात कर लूं, क्या पता कभी क्वेश्चन बने। देखो इसकी यूनिट क्या क्या होती हैं इसकी बच्चों, जैसे जो एसआई यूनिट है वो तो जूल होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो आपकी
अर्ग होती है। क्लियर है यहाँ तक? और यूनिट दोनों की सेम होती है। कुछ प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी, जैसे ना जो हमारी एक अर्ग में कितने जूल होते हैं ये भी आपको पता है। एक अर्ग में हमारे 10⁻⁻7 जूल होते हैं। जैसे ना इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होती है, ये प्रैक्टिकल यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी एनर्जी की यूनिट है और जिसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻19 जूल। और आप कह सकते हैं इसकी कैलोरी भी होती है। ठीक है, हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होती हैं। और एक कैलोरी बराबर होता है 418 जूल। और कैलोरी के अलावा इसकी अगर आप इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में देखें तो किलोवाट पर आवर होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है, तो कई बार जैसे हमारे कोई बॉडी है उसमें दो तरह की एनर्जी आप पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सी, अगर कोई ऐसी एनर्जी जो किसी बॉडी के मोशन के साथ एसोसिएट है, मोशन के साथ एसोसिएट होगा या ड्यू टू आप ये कह सकते हैं ड्यू टू मोशन, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होती है। ठीक है, तो इसका जैसे कोई फॉर्मूला अगर आप देखें तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है 12mv², और मोमेंटम के टर्म में इसका फॉर्मूला होता है p²/2m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों हमारी किसी भी बॉडी के मोशन से एसोसिएट होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे आप जाएंगे, अभी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, और वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो वर्क होगा किसी भी बॉडी में वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, ये आगे हम अलग से भी पढ़ेंगे। वहीं बात करें अगर पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी एसोसिएट होती है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कोई बॉडी किसी हाइट पर रखी है, या दो हमारा क्या कहते हैं चार्ज सिस्टम है, दो मास सिस्टम है, ऐसे हमारे किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए होती है। और दूसरी बात, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होती है। ऐसे फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं उनके लिए कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन होती है, जिसका फॉर्मूला होता है F/dU/dr। जैसे आपको मैं बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ग्रेविटी के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलास्टिक के लिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों, इसमें एक रिलेशन और है कि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे चलते हैं। इन दोनों का जो सम होगा उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन कर देंगे उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कंजर्व रहती है, और इसी को हम एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं, जो इसमें हमारा अगला टॉपिक है। अभी आगे हम उसको भी पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में हम ये एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके रेफरेंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी का वही फंडा है 12mv²। ठीक है, तो देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 12mv²। देखो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 12mv², या इसका फॉर्मूला हो सकता है p²/2m, क्योंकि p है मोमेंटम, p = mv होता है। और अगर आप इसको रोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, रोटेशन में v = जो होता है वो होता है rw, तो rw के टर्म में ये हो जाएगा mr²w²। w है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो रोलिंग वाली बात नहीं है, ये रोटेशन है, क्योंकि इसमें ना जो मास है मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ लिखा है। ठीक है, तो जब भी सर्कुलर पाथ आएगा उसमें रिवोल्यूशन दिए हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट। जब भी आरपीएम वर्ड आपको दिखेगा, रिवोल्यूशन पर मिनट, दैट मीन्स ये आपका ओमेगा है। इसको आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग 2π/60। ठीक है, तो ये आपका आरपीएस में आ जाएगा, एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। तो आपको डेटा दिया है, ओमेगा दिया है आपको 300 रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स 300 × 2π/60, और आरपीएस, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा 10π। ठीक है, ये 10π हो जाएगा, ये ओमेगा हो गया। और जब आप v निकालेंगे, v है r ओमेगा,
तो आर ओमेगा मतलब आर आपको कितना दिया है रेडियस 1 मीटर, तो 1 इंटू 10 तो 10 पाई हो जाएगा। तो फॉर्मूले में रखेंगे तो आ जाएगा हाफ, मास दिया है 5 और ये हो जाएगा 10 पाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा और आंसर है इसका 250 पाई, 250 पाई स्क्वायर। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी मैं आपको इसके बाद कराऊंगा, इसमें थोड़ा डेटा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, और क्वेश्चन 18 कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास आपका m है, इनिशियली ये रेस्ट पे है और इस पे जो फोर्स लगा है वो 2 न्यूटन लगा है। ये जो फोर्स है ये 2 न्यूटन है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है। तो पूछ रहे हैं डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, देखो इसको ब्रेक करोगे तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें एफ बी डी का तड़का लगेगा और इधर एफ साइन थीटा हो जाएगा। और आप सभी को पता है फोर्स की वैल्यू जो एफ कॉस थीटा हो गई बच्चों, वो आपके एम ए के बराबर हो जाएगी, होनी तो चाहिए। अब एफ की वैल्यू 2 दी है, कॉस और थीटा की वैल्यू उन्होंने के एक्स दी है, इक्वल टू एम ए हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें ए को आप ब्रेक कर सकते हैं वी डी वी बाई डी एक्स से, ठीक है। तो 2 कॉस के एक्स हो गया। जब ये एंगल बहुत छोटा होगा तो ये क्या हो जाएगा, जो एंगल था इसको या इसको ऐसे ही रहने दो, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो तो ये क्या आ जाएगा 2 कॉस के एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू एम बाहर ले लो वी डी वी, ये बन गया। अब देखो 0 से लेके v तक लगा लो और यहाँ पे 0 से लेके x तक लगा लो, बस सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे आ जाएगा एम वी स्क्वायर और कॉस के एक्स का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा साइन के एक्स और के एक्स का के हमारा यहाँ आ जाएगा। अगर हम इस 2 को हटा देंगे तो ये बाई 2 ये हो जाएगा। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, ये 2 टाइम्स ऐसा रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा 2 साइन के एक्स ओवर के आ जाएगा। तो यही पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया है, बस सॉल्व किया है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज किया है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। करें कार एक्सेलरेट कर रही है रेस्ट से u मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी उसने क्या दी है स्पीड दी है। एनर्जी स्पेंड इन दिस प्रोसेस e, तो u में e है, मतलब इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ एम यू स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट u टू 2u, मतलब जो दूसरी एनर्जी है u से 2u होने में वो कितनी होगी, कह रहे हैं वो है एन ई है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें एन ई दी है, इसकी वैल्यू हमें ई दी है, और ये कितना हो जाएगा एन ई की वैल्यू आपको दी है हाफ, मास आप बाहर निकाल दो तो 2u का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको आप क्या करो, इसको पहला इक्वेशन दे दीजिए, इसको दूसरा दे दीजिए, दोनों को कर दो डिवाइड। तो सेकेंड बाय फर्स्ट जब आप डिवाइड करेंगे तो n कितना आ जाएगा 2 4, 4 में से एक 3 आ जाएगा, तो n 3 आ जाएगा, ठीक। तो इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। 20 क्वेश्चन करें, अगर मोमेंटम किसी भी बॉडी का 50% इंक्रीज कर दे तो परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज कितना होगा। देखो पहली बात तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी नई कितनी हुई माइनस काइनेटिक एनर्जी पुरानी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी पुरानी इंटू 100, ये है हमारा फॉर्मूला परसेंटेज का, ठीक है। अगर इनिशियल उसकी काइनेटिक एनर्जी k है और k का फॉर्मूला मैंने आपको बताया p स्क्वायर बाई 2m, जहां पर मोमेंटम p है, तो जो p न्यू होगा या p चेंज जो होगा वो कितना होगा 50%, मतलब कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 1.5। पहला p 50% मतलब क्या हो जाएगा p प्लस 0.5 p, तो 1.5 p हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी नहीं कितनी हो जाएगी 1.5 p का स्क्वायर ओवर 2m, तो ये हो जाएगा 2. इसको सॉल्व करेंगे 225 इंटू के, क्योंकि पी स्क्वायर बाई 2m होगा उसको हमने के ले लिया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर बाई 2m को हम के ले लें तो 225 के हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, के न्यू कितनी आई 225 के माइनस के ओवर के इंटू 100, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 125। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों हमारा रिलेट करता है बोर मॉडल से। ठीक है, बोर मॉडल में आपको ये पोटेंशियल एनर्जी दी है और इससे आपसे पूछा गया है कि आर और एन का रिलेशन क्या होगा। ये कई बार बहुत सारे एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो nth ऑर्बिट की जो रेडियस है कह रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एन के टर्म में आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इस क्वेश्चन में देखिए, देखो ये क्वेश्चन एटम से रिलेटेड है थोड़ा सा। चलिए शुरू करें इसको। आपने एटम में पढ़ा होगा कि जो बोर की हमारी ऑर्बिटल कंडीशन है भैया, वो क्या है कि वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम NH/2π होता है। ठीक है, NH/2π होगा। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं NH/2πmr। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको v दिया है और जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि nth ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। तो देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी आपको पता होना चाहिए। एटम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ठीक है, ये हमारे एटम चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगी m⍵²r² और अपॉन में 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी हमने ये भी पढ़ी है ½ mv² और ½ mv² की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, m⍵²r²/4। तो यहाँ पर देखो हाफ तो हाफ ही है, m है और v की वैल्यू हम ये उठा के रख लेते हैं NH/2πmr और इसका स्क्वायर इक्वल टू m⍵²r²/4। और यहाँ से रिलेशन देखेंगे r और n का, तो आप देख सकते हैं कि जो r² है, जो आपका r² है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी यहाँ पर r² दिया है ना, हाँ इस यहाँ पर r² दिया है और ये r² भी है। तो r4 जो है आपका, r4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, तो r हो जाएगा √n के। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा गया है या पूछेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और 22 क्या कह रहे हैं, आपको पोटेंशियल दिया है ये और आपसे कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितनी होगी। तो बच्चों इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है, पहले तो डिफ्रेंशिएट करना है और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a और r की पावर 10 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा और 10 और r की पावर 11 माइनस का यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5b और r की पावर 6। मैं आपको बता दूं, अगर आप r की पावर 10 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे dy/dr तो आप इसको ऊपर ले आएंगे, नेगेटिव पावर आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का होगा। ठीक है, तो -10r -11 नीचे भेज देंगे, तो इसी को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है r की पावर 11। तो इक्विलिब्रियम सेपरेशन निकालनी है, वहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0, तो du/dr 0 हो जाएगा। तो -a × 10/r की पावर 11 इक्वल टू ये -5b r की पावर 6। ठीक है, तो माइनस से तो माइनस कट गया, 5 से 10 कट गया, तो आपका जो r आ जाएगा वो आ जाएगा 2a/b की पावर 1/5। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जब इंक्रीज होगी तो वर्क डन क्या होगा। तो कह रहे हैं सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव, तो ये बात सही है। कह रहे हैं कि बाय द सिस्टम अगेंस्ट कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का जो हमारा वर्क डन होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन होता है। तो अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय सिस्टम है। इसको हम डिटेल में डिस्कशन कहाँ करेंगे, जब हम एजर्सन रीजन इस चैप्टर के करेंगे। 23 हो गया, 24 में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का हमने इसमें एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी भैया E है। ठीक है, बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, E है, और आपसे पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, अगर मैं आपको बता दूं, किसी भी एंगल से अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को भेजेंगे जहाँ पर जो ये वाली वेलोसिटी है आपकी वो u है, तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है ये होती है हमारी, अगर ओरिजिन पे भेज रहे हैं आप इसको, तो u cos थीटा प्लस u sin थीटा। ठीक है, ये आपकी जो एनर्जी है प्रोजेक्टाइल की वो है इनिशियल पॉइंट पे।
और यहाँ पे जो हो जाती है फाइनल पॉइंट पे u cos थीटा आई माइनस u साइन थीटा j हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों u y जो होगी वो 0 हो जाती है, तो ओनली u x रहती है u cos थीटा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, वो यहाँ के कितनी होगी। देखो यहाँ पर अगर u वेलोसिटी है तो हाफ m u स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू हम u कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एम वी स्क्वायर जो है आपकी वो क्या है, इनिशियल पॉइंट पे एनर्जी है जो आपको E दिया है, तो ये हो जाएगा E इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना दिया है क्वेश्चन में 45, तो K हाईएस्ट कितना हो जाएगा, K हाईएस्ट हो जाएगा E इंटू कॉस स्क्वायर 45, और कॉस स्क्वायर 45 मतलब 1/√2, तो आंसर हो जाएगा E/2। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25 है। कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में और किसी हमारा सेंटीपिटल फोर्स के अंडर में मूव करेगा, तो कह रहे हैं टोटल एनर्जी निकालो। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल्स आपका अंडर सेंटीपिटल फोर्स मूव कर रहा है तो हमारा ये फोर्स वहाँ पे लग जाएगा mv²/r। ठीक है, तो mv²/r हमारे किसके बराबर हो जाएगा, k/r²। यही तो आपको सेंटीपिटल फोर्स दिया है, तो यहाँ से आप mv² निकाल सकते हैं k/r। दैट मीन्स इसमें अगर आप हाफ का इंटू आप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ k/r। यहाँ पर k कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अब बात रही पोटेंशियल एनर्जी की। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका एक रिलेशन होता है F = -du/dr। ठीक है, तो यहाँ से जब आप u निकालेंगे वो हो जाएगा, कहाँ से ला रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी से r f/dr। तो जैसे ही आप यहाँ पे f की वैल्यू रखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा k/r² dr। कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -k/r। तो ये u है। अब पूछा क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में क्या करते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो क्या निकलेगा, टोटल एनर्जी। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके क्या निकलेगा, -k/2r। क्लियर है यहाँ तक। तो ये बात आपका इंटरेस्टिंग। और एक बात और बता दो अगर बच्चों, इसमें होता क्या है, एक अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ मैं इसकी, जब भी कोई सेंटीपिटल फोर्स में ये चीज़ें हो रही हैं, सेंटीपिटल में आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल दिए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा ऐसे सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हमारी वो हाफ होगी, और जो टोटल एनर्जी है वो मॉड ऑफ टोटल एनर्जी होगी। दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी को नेगेटिव कर दो, आपका आंसर वहाँ से निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तरीका है बच्चों, जब आपको ऑर्बिट, सेंटर ऑर्बिट दिया है, ठीक है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए ऐसा होता है, उसको मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे, जब भी आपको कोई सेंट्रल फोर्स दिया है तो उस केस में जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है बच्चों, ये आपके ग्रेविटेशन के लिए भी सही है और एटॉमिक फिजिक्स के लिए भी ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है और टोटल एनर्जी का मॉड होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी टोटल काइनेटिक पोटेंशियल या सॉरी टोटल एनर्जी होगी वो माइनस ऑफ काइनेटिक होगी, और जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस ऑफ 2 टाइम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, अगर आपकी काइनेटिक निकल गई तो आप इसका माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट आपका टोटल निकल जाएगा -k/2r। समझ रहे हैं यहाँ तक। चलिए एक केस और मैं आपको बता दूं सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं एक बार उसको आपको एक ब्रीफली बता देता हूँ कि कैसे आपको करना है। देखो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है बच्चों की, जैसे मान लो ये हमारा फिक्स सरफेस है और ये हमारा एक एंगल थीटा है, ठीक है, और इसकी लेंथ l है। यहाँ पर कोई मास m है जो ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, ऑसिलेट हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो हमारी है वो भी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक l है।
तो अगर ये L है तो आप इसको अगर आधा करें तो ये L cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर H हाइट रेज हुई है तो इसको अगर रेफरेंस लेवल लें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और H की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टोटल में से आप L cos थीटा माइनस कर लें। दैट मीन्स mgl 1 माइनस cos थीटा जो हो जाएगा वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्लियर। एक और मैं आपको यहीं से बात बता दूं, सिंपल पेंडुलम आया ही है। अगर ये हमारा थीटा एंगल है, ठीक है, ये मास m है और ये भी आपका थीटा एंगल होगा, तो अगर ये टेंशन T है तो ये T cos थीटा होगा, और जो उसको बैलेंस करने का किसके काम आएगा, mg के वेट के। इस साइड अगर T sin थीटा है, या आप कह सकते हैं इस साइड कोई फोर्स है, इस साइड कोई फोर्स है, तो इसको बैलेंस कौन करेगा, टेंशन का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है जी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक थर्ड है बच्चों, वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। आपने कई बार वर्क एनर्जी थ्योरम सुनी होगी, करी होगी, और एक बार मैं इसको आपको बता चुका हूँ, दोबारा मैं बता देता हूँ। बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो हमें क्या कहती है कि जो हमारा वर्क डन है, किसी भी बॉडी से जो हमारा वर्क डन होगा ऑब्जेक्ट पे, या किसी भी बहुत सारे जो फोर्स हैं हमारे, जो भी वर्क डन होगा टोटल, वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी थी, इससे आप निकाल सकते हैं। दूसरा मैं आप इसके बारे में बताऊं, ये आपके बच्चों हमारे कांस्टेंट फोर्स पे भी लग सकता है और वेरिएबल फोर्स पे भी लगता है, ठीक है, दोनों के लिए ये ट्रू है। तीसरा बच्चों इसको हम एक और नाम देते हैं, स्केलर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। जो सेकेंड लॉ F=ma होता है, इसको हम स्केलर फॉर्म भी कह सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपकी थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ेगी कि भैया ये क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछेंगे। ठीक है, कई बार इसमें ऐसा होता है आपको उसकी यूज़ करना पड़ेगा, ये आपका जो काइनेमेटिक्स है, जैसे डिस्प्लेसमेंट दिया है, आप वहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, या वेलोसिटी आपको दिया है तो एक्सेलरेशन से आप फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन दिया है तो एक्सेलरेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन से आप निकाल सकते हैं ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी से आप निकाल सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है, इसी से बेस्ड आपके नीट में आया हुआ है, और ये है क्वेश्चन 27 और 2019 का क्वेश्चन है, ओडिशा नीट में आया हुआ था। देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है 500 ग्राम का, मास दिया है भैया, ठीक है, और ये डेटा भी दिया है, ये फोर्स है आपका, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट x है, इवन आपको ये दिया है ये 20 है, ठीक है, और ये आपका जो ये वाला एंड है ये इसका 10 है, ठीक, और जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका -25 है। ठीक है, और डेटा में ये 5 है, और ये आपका 8 है, ठीक है, और ये आपका 10 है, और यहाँ पर ये आपका 12 है। ठीक है, इधर ये 4 है, 3 है, और ऐसे ही 2 1 करके ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है x8 से x12 में वो कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट x=8 और x=12। तो x8 में कितनी वेलोसिटी होगी, 12 में कितनी होगी। तो देखो पहले हम x8 कर लेते हैं, x12 आप होमवर्क कर लेना। ठीक है जी, तो x8 मीटर पे आप देखें जो हमारा वर्क होगा वो कितना होगा, x8 यहाँ तक है, वर्क होगा अगर आपका एरिया, इसका एरिया और प्लस इसका एरिया। तो पहला आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका एरिया हो जाएगा 20 × 500, और सेकंड वाला आपको स्क्वायर दिख, ये भी रेक्टेंगल ही है, 10 × 3 30 हो जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा 130J। ठीक है, अब हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। देखो इनिशियली रेस्ट पे था तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 12mv² और इनिशियल 0 हो जाएगी, = 130।
क्लियर। हमें निकालना क्या है, v निकालना है। मास की वैल्यू दी है 500 ग्राम, ठीक है। तो 500 ग्राम इसको 1000 में चेंज करके आपका v कितना आ जाएगा, v आ जाएगा लगभग वैल्यू रखेंगे तो 23 के आसपास। तो 23 किस में है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब देखो इसमें 23 बी और सी होगा, ऐसे ही आप 8 पे निकालिएगा, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, ठीक है। मतलब वो 20.6 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये ऐसे हम इस क्वेश्चनों को करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप x 12 पे निकालेंगे, x 12 पे हमारी जो वर्क होगा, x 12 पे कहाँ से निकालना है, पूरा आपको लेना पड़ेगा यहाँ से लेके वर्क यहाँ तक। तो इतना तो आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बस इसका कैलकुलेट करिए, इसका करिए, उसको 130 में ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा माइनस और ये आपका जो ये नीचे को पार्ट दिया है, ये आपको दिया है 20 दिया है, ठीक है। ये 20 दिया है, 20 से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और माइनस का साइन लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं एक पार्टिकल है जिस पे फोर्स लगा है, ये इसका फोर्स है भैया। अंडर को डिस्प्लेसमेंट इतना, अच्छी बात है। हेड और काइनेटिक एनर्जी इतना, बहुत बढ़िया। एट ऑफ बिगिनिंग, तो कह रहे हैं कि फाइनल एट द एंड ऑफ जर्नी कितना होगा। तो आपको पता है कि वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एफ डॉट एस करेंगे तो ये आई है तो 3 × 4 हो जाएगा 12 जूल, ठीक है। अब हमें वर्क एनर्जी थ्योरम पता है कि जितना भी वर्क होगा उतना ही हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, मतलब कि फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा। अब देखिए हमें फाइनल निकालना है, तो फाइनल हो जाएगा 12 + के इनिशियल, और के इनिशियल दिया है 3 जूल, तो 12 में 3 जोड़ोगे, भगवान भला करे तुम्हारा 15 जूल। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा तेज चल रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आसान है। देखो ये एक ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें ये आपको दिया है 50, ठीक है, और ये वाला आपको दिया है 10, ठीक है, 10 सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसमें मास दिया है, कह रहे हैं कि वर्क डन ऑन द चार्ज इन फर्स्ट 2 सेकेंड, मतलब टाइम भी दिया है 2 सेकेंड में कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पहले तो आप इससे ना इक्वेशन बना लो। इक्वेशन कैसे बनाओगे, देखो जब आप इसकी इक्वेशन बनाओगे 10,0 हो जाएगा और ये 0,50 हो जाएगा, ठीक है। तो 0,50 और 10,0 की आपने इक्वेशन बनाई होगी, किससे, x1 y1 अगर हम इसको ले लें तो दो लाइनों की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y - y1 = y2 - y1 ओवर x2 - x1 x - x1। तो हमारा y जो है यहाँ पर, y हमारा v है और x हमारा यहाँ पे t है, ठीक है। तो इसको अगर आप रख देंगे तो वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा 5t + 50, ठीक है। तो 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी, 2 सेकंड अगर रख दें टाइम की जगह पे तो -10, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। अब लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ, मास रख देते हैं बाहर, वेलोसिटी टी 2 पे कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर, और माइनस हमारा 0 पे कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दें, 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -4500। तो ऐसे इक्वेशन भी दी जा सकती है आपको, इस इक्वेशन से भी आपको कैलकुलेट करने को आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, कह रहे हैं ये आपको dr दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स दिया है, तो कह रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वेक्टर है दोनों का आप f डॉट s कर दो, ठीक है। तो f डैश s करेंगे तो i का i से, तो 7 का 2 से कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 14 प्लस 4 का 3 से कर दो, 12 प्लस 12 12 24 24 4 28 और 10 38, तो 38 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको करना क्या है, आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जो भी वर्क डन होगा वो उसके बराबर होगा। कभी उससे वेलोसिटी भी पूछी जाती है फाइनल, कभी इनिशियल वेलोसिटी भी पूछी जाती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब है पावर। तो बच्चों पावर क्या होता है पहले तो आप ये बताइए। जैसे अभी हमने देखा वर्क देखा, ठीक है, फिर उसके बाद एनर्जी देखा, तो पावर होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, ठीक है। अब देखो ये पावर अलग अलग इसका हम वो बनाते हैं। अगर आप एक स्मॉल फोर्स से देखें तो वर्क क्या होता है f डॉट डी एस, ठीक है। तो उसमें अगर टाइम dt लगाया है तो पावर का एक नया फॉर्मूला जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वेक्टर के फॉर्म में f डॉट v, तो ये भी हमारा पावर है,
क्लियर है। तीसरी बात, अगर आपको ग्राफ मिलेगा तो ग्राफ में आप पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो। ग्रेविटेशन मिलेगा तो आप W इक्वल टू mgh रख सकते हो। तो पावर बहुत बेसिक है। पावर नॉर्मली क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक लिफ्ट है जिसकी मैक्सिमम लोड आपको दिया है 2000 किलो, लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप, ऊपर को जा रहा है 1.5 मीटर पर सेकेंड से। कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000। जो फ्रिक्शनल फोर्स इसको अपोज कर रहा है वो कितना है, 3000 है। आगे कह रहे हैं मिनिमम पावर डिलीवर बाय मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट। ठीक है, वॉट में कितनी होगी ये आपको निकालना है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में है क्या, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ये कह रहे हैं कि 2000 किलो उसका वेट है। ठीक है, तो उस वेट में आप देखो 2000 किलो आपका ये वेट है और इसमें और भी दिया है कुछ 3000 उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो नेट जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा, आप इसको निकाल सकते हैं 3000 तो ये दिया है, प्लस जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है 2000 और इनटू आप इसको कर लीजिए 10। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारा है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर। अब देखिए ये 3000 कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शन वाला, और 2000 कौन सा था, 2000 मास था। तो हमने इसको mg से क्या निकाल दिया, इसका फोर्स निकाल दिया। तो जो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा 2300। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा आपका F.V, क्योंकि आपको वेलोसिटी दी थी। मैं आप बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको वेलोसिटी दी होगी तो F.V लगाओगे, cos 0 1 हो जाएगा। तो आप करोगे क्या, 23 1 2 3, इसको वेलोसिटी से इंटू कर दो 1.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 34500। तो वैसे ही ध्यान रखना था आपको, इसमें थोड़ा सा FBD लगेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर। कोई भी वाटर है वो फॉल्स हो रहा है कहाँ से, 60 मीटर से। आगे कह रहे हैं इसमें एट अ रेट, इतना रेट भी दिया है, टू ऑपरेट अ टरबाइन द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%। तो इनपुट एनर्जी का 10% लॉस होगा। तो हाउ मच पावर, अभी भी मैंने आपको कहा था ग्रेविटी से। पहले तो आप ये देखो कि कितना वर्क लगेगा या कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो होगी mgh पहली बात। ठीक है, और यहाँ पर हम वैल्यू रखें, g तो 10 हो गया, g 10 हो गया, और मास कितना दिया है, अच्छा हाइट भी दी है, हाइट 60 हो गया, और मास दिया है आपको, मास टर्बाइन इतना ऑपरेट 10%, वाटरफॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, अच्छा ये दिया है 15 kg पर सेकेंड से ये क्या हो रहा है, वो हो रहा है 1 सेकेंड में दिया है, तो ये 15 कर लीजिए। ठीक है, तो इनिशियली जो चेंज इन एनर्जी है वो इतनी है, मतलब 9000 है। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं 10% लॉस हो गया, तो 10% लॉस हो जाएगा तो आपको बचा कितना, 90%। तो 90% ऑफ 900 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 8100। 8100 ऑप्शन में है नहीं, तो किलो में ऑप्शन है, तो किलो में हो जाएगा 8.1 किलोवाट। अब सोचिए नीट का क्वेश्चन है, समझ रहे। तो आपको करना क्या था, देखो पावर जो होती थी ना, पावर होती है W/T। हमने यहाँ पर mgh इसलिए ली क्योंकि वो पर सेकेंड कह रहे हैं, तो ये 1 दिया है, ये kg पर सेकेंड, जो आपको m/t की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका C वाला। 33 कह रहा है आपसे, आपको इसमें फोर्स दिया है क्वेश्चन में, और कह रहे हैं कि पावर कितनी होगी t टाइम में। फोर्स दिया है और कह रहे हैं कि पावर कितनी होगी t टाइम में। फिर बात करूं P = F.V की, और F आपको दिया है 2ti + 3t²j। क्लियर है यहाँ तक। और वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी करें वेयर 1 kg है, वी कैन रेस्ट टू अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। तो आपको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से वेलोसिटी का है तो आपने पढ़ा होगा F = क्या होता है, ma होता है, मास 1 दिया है, तो ये हो जाएगा 2ti + 3t², और ma में m1 रख दो तो a निकल गया, तो dv/dt से आप निकाल लो v। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस साइड को, तो v = कितना आ जाएगा, v = आ जाएगा 2t² मतलब t² हो जाएगा, i इंटीग्रेशन कर रहा हूँ डायरेक्ट, और ये हो जाएगा t³। तो ये हमारा वेलोसिटी आ गई j, और ये हमारा फोर्स है।
तो 2t का इंटू टी स्क्वायर से कर दो, 3t स्क्वायर का टी क्यूब से कर दो, एफ डॉट वी जब निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 2 क्यूब प्लस 3t5। तो डी ऑप्शन करेक्ट। तो हमें अभी यहाँ पर वेलोसिटी भी निकालनी थी, तो हमने क्या किया, यहाँ से इंटीग्रेशन, या आपने पढ़ाई होगा जब भी आपको वेलोसिटी दी है तो आप इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। 34 कह रहे एक पार्टिकल है जिसका मास दिया है m, इज ड्राइवन बाय अ मशीन दैट डिलीवर कांस्टेंट पावर k वॉट्स, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फोर्स कितना होगा? ठीक है, सिंपल सी बात है, पावर आपको दी है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट ही k है हमारा। और पावर के बारे में बता दूं, F इक्वल टू डी, F इंटू वी इक्वल टू के हो जाएगा। तो अब F को अगर खोलेंगे आप, F इक्वल टू एम ए वी के हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए A को हम लिख सकते हैं बच्चों dv बाई डी टी, ठीक है, और एक vv है इक्वल टू k हो जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो v dv इक्वल टू k बाई एम डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करो अगर इसको, तो इंटीग्रेट करने से क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ये हो जाएगा आपका k बाई एम टी हो जाएगा, जिससे v निकल के आ जाएगा रूट टू के एम इंटू टी, मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। हमें क्या निकालना है, इसमें फोर्स निकालना है। तो F इक्वल टू क्या था अभी हमारा फॉर्मूला, m dv बाई डी टी, ये था। तो m dv बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करके इस पर रख दीजिए m, तो ये हो जाएगा रूट टू के बाई एम, तो कांस्टेंट है, t का जब आप निकालेंगे वो आ जाएगा हाफ t की पावर माइनस हाफ। तो ये आपका फोर्स हो गया। टाइप करने में थोड़ी दिक्कत थी तो मैंने ये इसमें नहीं लिखा। ठीक है, तो इसको अगर रीअरेंज करके पूरा लिखेंगे तो आ जाएगा एम के बाई टू और टी की पावर माइनस हाफ। ठीक है, तो कुल मिला के जो पावर टॉपिक है इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। वर्क एनर्जी में पावर जरूर करके जाना। ठीक है, 2012 में 35वां क्वेश्चन है आपका। अगेन देखो, कार स्टार्ट रेस्ट कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, कुछ पावर है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट, कह रहा है इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होगी। अभी भी मैंने आपको बताया पी नॉट इक्वल टू एफ डॉट वी, m इसको हमने अभी भी बनाया एक्सेलेरेशन को d, ये v आगे ले लिया, dv बाई डी टी हो गया। तो यहाँ से ये कांस्टेंट पावर कितनी है, p नॉट है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, p नॉट डी टी, और ये हो जाएगा एम वी डी वी। सॉल्व कर दें तो ये आ जाएगा p नॉट टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ना ये कांस्टेंट है तो 0 से v तक ही जाएगा, ये 0 से t तक ही जाएगा। ठीक है, फ्रॉम रेस्ट कहा है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं अंडर रूट टू पी नॉट टी ओवर एम। तो जब भी पावर के क्वेश्चन आते हैं 2-3 ही फॉर्मूले हैं जो आपको लगाने हैं। ठीक है भैया, तो आप इन पावर को अच्छे से कर लीजिएगा, और पावर टॉपिक आपके वहाँ बहुत सरल पूछा जाता है। ठीक, अगला जो हमारा इसमें है वो है स्प्रिंग मास। ठीक है, जो हमारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो क्या पूछे जाएंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम पूछे जाएंगे। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में आपको कुछ चीज़ें अगर मैं बता दूं, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने एक्सपेंड किया, जैसे स्प्रिंग है और ये रही आपकी स्प्रिंग और ये मास m है। तो जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसमें कुछ इलोंगेशन होगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बच्चों वो हाफ के एक्स स्क्वायर होगी अगर आप मीन पोजीशन से खींचेंगे, और वहाँ पर जो आपका हुक्स लॉ फॉलो होगा F इक्वल टू माइनस के एक्स होगा। ठीक है, हुक्स लॉ का आपके नीट 2023 में ग्राफ पूछ लिया था जब मणिपुर वाला पेपर हुआ था, तो वो ये होगा, क्योंकि ना y इक्वल टू एम एक्स वाले जो ग्राफ होते हैं आपके वो ऐसे होते हैं, और y इक्वल टू माइनस एम एक्स में स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो वो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, ये आपके 2023 में पूछा गया था। क्लियर है यहाँ तक 2023 में। अब इसमें देखो, ये तो मीन पोजीशन से, अगर मीन पोजीशन नहीं दिया रहेगा, 2 पोजीशन दी रहेंगी, तो आप x2 माइनस x1 ये भी कर सकते हैं इंटू के पोटेंशियल एनर्जी। अगर कहेंगे x1 से x2 खींच लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, k x2 का स्क्वायर माइनस k x1 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये 10 बार पूछ लिया, यही समझ लो, 3 बार तो मेरे सामने ही दिख गया। कह रहे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज u। ठीक है, अगर 2 सेंटीमीटर में u है तो स्प्रिंग
जो है हमारा, अच्छा ये ना हमारा 38 क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लास्ट क्वेश्चन हमारा कितना था, 34 था, ठीक हो गया। तो मतलब 4 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, ठीक है। बहुत लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन सॉर्ट करते हैं, ये 35 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? 2 क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ इस स्प्रिंग को शुरू करने से पहले। शायद क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 30 कितना था, ये 34 था, तो यहाँ पर हम 35 कर लेंगे, यहाँ पे हम 36 कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम 37 कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आपका लॉस नहीं होना चाहिए बच्चों, आपका हमेशा भला हो ऐसा मैं चाहता हूँ। और आपको कोई भी डाउट होता है ना, मैं आपको टेलीग्राम नंबर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप का वो दिया है, व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप बेझिझक व्हाट्सअप कीजिए। आपका सिलेक्शन ही तो हमारी प्रायोरिटीज़ है ना, पहली प्रायोरिटीज़ आपका सिलेक्शन ही है, अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है आमने सामने, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को, स्प्रिंग को करने से पहले देखो, कई बार क्वेश्चन ये आएगा, ये हमारा पहला 35 का जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक स्प्रिंग ये है जिसका मास m है, और दूसरी स्प्रिंग ये है, इसका भी मास हमारा m है। क्वेश्चन ये आएगा इसमें जब भी पूछा जाएगा कि इनके जो फोर्स कांस्टेंट है ये k1 है, इसका k2 है। क्लियर है? और आपसे कहेंगे कि हमारा दोनों स्प्रिंग को सेम फोर्स से खींचा गया, इसको भी और इसको भी, और यहाँ पर गिवन ये रहेगा कि K1 जो है वो ज़्यादा है K2 पे, तो बताओ वर्क डन किस पे ज़्यादा होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले मत लगाइए कि फोर्स इक्वल टू माइनस KX, ऐसा मत लगाइए। देखो दोनों पे फोर्स सेम है, मतलब पहले पे जो फोर्स है, मान लो इसको F1 कर देते हैं, इसको F2 कर देते हैं, ये दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम होंगे तो इसका मतलब है माइनस K1X, दोनों सेम डिस्टेंस पे खींचेंगे, इलोंगेशन दोनों में सेम होगा, K2X, तो माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि K1X इक्वल टू K2X, ठीक है। अब दोनों में वर्क डन आएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो होगा क्या, हाफ K1X1 स्क्वायर ओवर हाफ K2X2 स्क्वायर। आप इसको लगा के बैठेंगे जो कि आपका गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, हाफ से तो हाफ कट गया, देखो K1/X1 अलग कर लो, K2/X2 जो है वो अलग कर लो, इंटू X1/X2 अलग कर लो, ठीक है। K1 और इसको भी X1 X2 ले लो, चलो मान लो दोनों ने अलग अलग इलोंगेशन में खींचा है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, X1/X2, मतलब जो हमारा वर्क बचेगा वो बचेगा X1/X2, और K के टर्म में मैं इसको बता दूं तो हो जाएगा K2/K1, ठीक है, क्योंकि x जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू k होता है। तो अब आप यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, ठीक है, जिसका k हमारा क्या है, ज़्यादा है, उसका वर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो W2 जो है हमारा ज़्यादा हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, अगर यही क्वेश्चन मैं अगर दूसरी बार करवाऊँ आपको, अगर मान लीजिए दोनों स्प्रिंग को सेम अमाउंट से खींचा जाता, तो क्या होता, W1/W2 इक्वल टू हाफ K1X1, सेम अमाउंट है तो इसको x कर लो, ठीक है, x स्क्वायर ओवर हाफ K2X स्क्वायर। तो यहाँ से देखो अगर सेम अमाउंट से खींचोगे तो x से x कट गया, वो कट गया, सब कुछ कट गया यहाँ से, तो K1/K2 हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आपको क्वेश्चन में दिया था K1 ग्रेटर देन K2 है, तो इसका मतलब है कि ω1 भी ग्रेटर ω2 है। तो बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा कि सेम अमाउंट से पुल किया है, तो उल्टा रिलेशन हो जाएगा जो कि अभी हुआ था। अगर आपसे आएगा कि सेम डिस्टेंस या सेम इलोंगेशन है, तब आपका ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। देखो 37 क्वेश्चन जो है हमारा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, अभी आगे भी मिलेंगे आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, ये सरफेस में हमने स्प्रिंग रखी है जिसका फोर्स कांस्टेंट K है, ठीक है, और ये हमारा एक मास है, मान लो 4 किलो का मास है, और जब आप इस पर फोर्स लगा रहे हैं, मान लो कोई F लगा रहे हो, चलो इसको ना थोड़ा जनरलाइज कर लेते हैं, इसका मास M है,
तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो हमें ना कंजर्वेशन अभी आगे देखेंगे वो लगाना पड़ सकता है। तो बच्चों जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या होता है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, या आप कह सकते हैं जब आप इसमें वर्क डन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, उसमें भी तो गेन ही होगा ना, तो उसके बराबर होगी। ये बात ध्यान रखना, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब आप ये कह सकते हैं एफ एक्स, अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे भी कंसेप्ट लगते हैं। अब चलते हैं सीधा अपने वर्क एनर्जी के क्वेश्चन में, क्वेश्चन 38। तो क्वेश्चन देखो ये दिया है, अभी भी हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, देखो मीन पोजीशन से कहेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रही है एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप, अगर आप 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 गुना। तो कह रहे हैं अगर आप 8 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 8 से करेंगे तो कितनी होगी, 64 हो जाएगी। लेकिन 2 से 4 तो 64 में मतलब यू स्क्वायर, या आप ऐसे भी कर लो u1/u2 x2 ओवर x1 का स्क्वायर। तो पहला डेटा जो आपको u1 दिया है u, x1 दिया है आपको 2, और u2 दिया है आपको, निकालना है u2, और x2 आपसे कह रहे हैं 8। तो आप इसको रख के भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है ये 39, m इसका ब्लॉक है, और ऐसे आपको एक ये ब्लॉक दिया है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर अगर ये कॉम्प्रेस हो जाएगी व्हेन इस स्पीड इज हाफ, तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो देखो वर्क इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, देखो कॉम्प्रेस क्या है तो नेगेटिव, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ, कितना करने पर, जब उसकी ये रिड्यूस कर दें, ठीक है, और कितने में से, हाफ एम वी स्क्वायर से। ये तो है ब्लॉक ऑफ इतना, द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग यूजिंग इज ये, हाँ यही है। आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व भी तो करना है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, जब कॉम्प्रेस आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, कॉम्प्रेस में क्या होगा, एनर्जी कम होगी, और यहाँ पर ये बन गया। इसको आप सॉल्व करके n की वैल्यू बताना। 40 देखिए 2 फिगर हैं, फिगर बना देते हैं। देखो फिगर की ज़रूरत है नहीं, फिर भी बना देते हैं। 250 है और यहाँ पर ये 250 है, ऐसे फिगर दिया है, और ये आपका k है। तो कह रहे हैं मास 250 है, k दिया है, कह रहे हैं कि इफ दे आर ये अपोजिट वेलोसिटी, मतलब एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, जो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में वो हमारा गेन होगा पोटेंशियल एनर्जी में, एनर्जी कंजर्वेशन ही तो है। तो लॉस कितना होगा, 2 ब्लॉक हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर 2 बार लिखो, या एक बार लिख के 2 बार इंटू कर दो, और गेन कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कट गया, तो एक्स आ जाएगा आपका, एक्स आ जाएगा कितना आ जाएगा, v/2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, v/2, v दिया नहीं है हमको यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला देखते हैं 41। करें कि एक ब्लॉक है 0.5 kg, इसको आप ग्राम में बदल लेते हैं, चलो थोड़ा अच्छा लगेगा, 500 ग्राम। इनिशियल वेलोसिटी 12 दी है, कह रहे हैं कि अगर इसको कॉम्प्रेस कर दें, मतलब x अगर इसका कितना दिया है 30 दिया है तो इसकी स्पीड आधी हो जाती है, तो v कितना हो जाता है, u/2 मतलब 6 हो जाती है। तो कह रहे हैं स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ। अगेन वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कॉम्प्रेस किया है सॉरी तो इनिशियल माइनस फाइनल होगा कॉम्प्रेस में, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला है, अगला जो इसमें टॉपिक है टाइप 6, वो है एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखो बच्चों एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, कोई भी सिस्टम है उसकी एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कितनी रहेगी कंजर्व, देखिए जब भी हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन वर्ड आता है तो इसमें हम कैसे लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल जो एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की, जो टोटल एनर्जी होगी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी या कंजर्व रहेगी, ठीक है। जैसे आप फ्री फॉल देखते हैं उसमें भी कंजर्व रहेगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन देखो सॉरी, कह रहे हैं बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट पे है, कह रहे हैं कि एंड स्लाइडिंग अलोंग ऑफ फ्रिक्शनलेस
फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए। आगे कह रहे हैं, इसके बाद क्या कह रहे हैं देखिए, एच हाइट एज सोन इन फिगर जस्ट कंप्लीट अ सर्कल। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं द हाइट एच इज इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब इनका क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि जो एक ब्लॉक है वो ऊपर से ऐसे मोशन करते हुए आ रहा है और एक वर्टिकल सर्कल ट्रैक कर रहा है, कंप्लीटली बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे होगा और लगभग ऐसे आ रहा है। इसकी हाइट कितनी है, एच है, और ये पॉइंट ए है भैया, और ये हमारा बी है, और ये डायमीटर आपको डी दिया है। तो देखो, जब भी ये क्वेश्चन दिया है तो आप क्या करोगे, इस वाले क्वेश्चन में ये डी डायमीटर जब होगा, जब यहाँ से कोई भी आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए वर्टिकल सर्कल आपको ये इतना पता होना चाहिए, ये चैप्टर 4th में पढ़ा होगा आपने, कि जब भी कोई एक वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा पार्टिकल, तो इसका मतलब है उसकी ए पे स्पीड मिनिमम कितनी होनी चाहिए, √5g(r), अगर r रेडियस है। ठीक है, तो एनर्जी, जो भी यहाँ पर एनर्जी होगी, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, तो जो एनर्जी हमारी इस हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, वो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, बॉटम पे हो जाएगी, मतलब 5g(r) हो जाएगी। ठीक है, v² होगी तो रूट हट जाएगा। क्लियर यहाँ तक, जी से जी कट गया, मास से मास कट गया, तो हाइट आ जाएगी आपकी, हाइट को सॉल्व करेंगे तो 5 और r/2। ठीक है, r/2 ही होगी। क्लियर, अब जो रेडियस है वो डायमीटर का क्या होता है, रेडियस होता है भैया डायमीटर का आधा, तो आंसर हो जाएगा 5d/4। क्लियर है यहाँ तक, बस इसमें ये आना चाहिए था आपको। बाकी मैंने एनर्जी कंजर्वेशन में आपको करना क्या है, 2 पॉइंट पकड़ने हैं और वहाँ पे कंजर्वेशन ठोक देना है। ठीक है, 43 देखिए, अभी पता लगेगा आपको 43 क्या कह रहे हैं। देखिए, ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में काफ़ी आते हैं एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन, बहुत आए हुए हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं, देखिए एक वर्टिकल हमारी स्प्रिंग है विद अ फोर्स कांस्टेंट के इज फिक्स ऑन द टेबल। ये 2000 अब आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि नीट में जेईई में 2023 में आ गया है। तो कह रहे हैं कि एच हाइट है और अबव द सरफेस फ्री एंड इतना है फॉल वर्टिकली इन स्प्रिंग। मतलब जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि जो हमारा यहाँ पर एक वो है, क्या है, जैसे स्प्रिंग है ऐसे, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट से गिर रही है, ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो कह रहे हैं कि नेट वर्क डन कितना होगा इसके कॉम्प्रेस होने में। तो सिंपल सी बात है बच्चों, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो ये डिस्टेंस उन्होंने डी दे रखी है ऑलरेडी, तो टोटल हो जाएगी mg। ठीक है, डी डिस्टेंस दिया है तो mg, और mg में कितना हो जाएगा, टोटल हाइट h+d। ठीक, और जब इस पे यहाँ पर टकराएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ kx²। सॉरी भैया, पता नहीं खांसी हो गई। हाँ, तो ये हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इतनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे कितनी होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी वो देखो, और जब ये नीचे आएगा तो इसके कन्फिगरेशन में कितना चेंज आएगा, तो kx² हो जाएगी, ½ kx²। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा फिर। ठीक है, अब यहाँ x इन्होंने d दे रखा है, ठीक है, तो ये d² हो जाएगा, तो ए वाला। चलिए आगे चलते हैं। 44 क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, मतलब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में अभी एनर्जी कंजर्वेशन के ही क्वेश्चन है, ये ऐसे करके है। ठीक है, और ये जो हमारा कोई मास m है ये यहाँ से जा रहा है और उस पर टकरा रहा है। तो क्वेश्चन ये पूरा दिया है आपको, कह रहे हैं कि मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। देखो, जब यहाँ से मोशन कर रहा था तो इसके पास एक एनर्जी हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो काइनेटिक है, और जब यहाँ पे टकराएगा तो इसके पास प्योरली क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और ये x आपको निकालना है, हाफ से हाफ कट गया तो x कितना आ जाएगा, mv²/k, और रूट के अंदर। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए, तो जब v बाहर आ जाएगा स्क्वायर से तो m/k हो जाएगा, और v की वैल्यू दी है 1.5, मास दिया है 0.5 और k दिया है 1.5, तो 1/3 ये आ जाएगा 0.15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं बार बार, इसका एक k दिया है आपको। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये आया यहाँ से और उस पर टकरा गया, तो आपको करना क्या है, चुपचाप 2 पॉइंट ढूंढने हैं और एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको अटैच किया है टू द लोअर एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। द स्प्रिंग इज हंग फ्रॉम अ सेलिंग एंड दिस फोर्स कांस्टेंट के
एंड मास रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद स्प्रिंग इनिशियली ऑन स्ट्रेस, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक्सटेंशन पूछा है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो वही बात है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी एनर्जी mgx होगी और जब उससे टकराएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो x की वैल्यू तो निकालनी है, x हो जाएगा 2mg/k। तो भैया क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी के लूँगा इसके बाद, जो मुझे लगता है कभी कभी पूछे जाते हैं। देखो एक हमारा बच्चों, इसके बाद देखो मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट दे रहे, 45 है और ये वीडियो लंबी भी जा रही है मुझे ऐसा लग रहा है, फिर भी मैं 50 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, 50 टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा जो 46 क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग की एनर्जी का ग्राफ बताओ। ये बात ध्यान रखना, ये स्प्रिंग के लिए भी सही है और ऑसिलेशन चैप्टर में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी लगेगा। तो जो स्प्रिंग है उसकी जो ये है, आपने देखा होगा इनिशियली जो उसकी मीन पोजीशन पे है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये U जो है हमारी, ये पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की। और जो हमारा इसका ये वाला ग्राफ है, ये हमारी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। इन दोनों को अगर हम मिला दें ऐसे, इसको हम टोटल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछी जा सकती है। ग्राफ किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी के बीच में ये ग्राफ है। किसके लिए, स्प्रिंग के लिए। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा था हैंगिंग चेन, वैसे नीट में कभी नहीं आया है, कभी जेई की होगी तो मैं उसमें डिटेल में ये हैंगिंग चेन बताऊंगा। तो हैंगिंग चेन प्रॉब्लम ये है, देखो मान लो ये टेबल है, क्योंकि बहुत बार जेई में आ गया तो हो सकता है आपके वहाँ पूछ लिया, और ये ऐसे ऐसे कोई एक चेन यहाँ से लटक रही है। मान लो इसमें 1/nth पार्ट, L लेंथ का 1/nth पार्ट लटक रहा है। तो अगर इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो भैया mgl, L टोटल लेंथ है, ओवर 2n² लगाओगे डायरेक्ट तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप नहीं आ सकता। मैंने तो एक डीप क्वेश्चन भी करवाया है आपको कि अगर आपको 1/nth पार्ट उसमें हैंग हो रहा है करके नहीं दिया, अगर आपको कुछ और दिया उसमें, तो आप क्या निकालेंगे उसमें, आप उसमें वर्क के लिए जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो ये करेंगे mgh, और m लेना है हैंगिंग लेंथ। तो mh हमें जो निकालना है, mh वो ऐसे निकालना है कि हमारा कितनी उसकी हाइट है इनटू लेंथ ओवर टोटल मास। ठीक है, तो ये था मेरा 46 वाला पार्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं चल रहा हूँ एनसीईआरटी की तरफ। तो एनसीईआरटी में काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चन हैं, अगर आप एनसीईआरटी में चले। और एनसीईआरटी का ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एक मिनट आपको मेरे को एनसीईआरटी खोलने दीजिए। देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर करके ला रहा हूँ मैं। अब हो सकता है इसमें से सारे आ जाएं, हो सकता है इसमें से कुछ भी ना आए। ठीक है, ये है कि आप इससे सीखोगे ही सीखोगे। ठीक, एक क्वेश्चन 47 में चलते हैं। 47 क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 ये है, जैसे कि एक हमारा सरफेस है, ठीक है, और एक बॉल है, इस पॉइंट ए से वो गिरना शुरू हुआ है। मान लो ऐसे गिरा, यहाँ बी पे अटका ऐसे, फिर ये बी से गिरने के बाद सी पे पहुंच गया। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है। इसकी जो हाइट है ए पे वो है आपकी एच ए, और सी पे जो हाइट है वो है एच सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना छोटा बनाइए तो ज़्यादा सही रहेगा। इतना ही बनाइए, एच सी, ये सी पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे आपसे क्वेश्चन ही पूछा, ये बी पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि जो बॉल है वो स्टार्ट करेगी जब ए टू सी इस सरफेस में, जो कि फ्रिक्शनलेस है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पर के है, यहाँ पर के बी है और यहाँ पे के सी है, अगर 3 पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी ए बी सी है, तो रिलेशन बताओ इन तीनों के बीच में। तो इस क्वेश्चन में आप जब देखेंगे, मतलब ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। तो देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी ए पे होगी, जो हमारी, पहले आप टोटल एनर्जी देखिए, जो ए पे हमारी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ए पर प्लस mgh ए पर। ठीक है, सिमिलरली बी की बात करें, बी पे जितनी हमारी टोटल, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है,
टोटल एनर्जी एट ए। बी पे जितनी टोटल एनर्जी होगी उतनी ही काइनेटिक होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मोशन पे रहेगा और मोशन से फिर रेस्ट पे तो रहेगा नहीं, ठीक है। सी पे अगर आप देखें, जितनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी काइनेटिक एनर्जी सी पे, प्लस एम जी हाइट कितनी है सी पे, वो पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अब दूसरा जो इसका चेहरा है वो ये है कि टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहती है। तो तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम रहेगी बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो आप देख सकते हैं ई और ई बी अगर आप इक्वेट करें, अगर आप ई और ई बी इक्वेट करें तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि के बी हमेशा बड़ा होगा के सी से। आप इन दोनों को ई और बी को इक्वेट करें तो के तो बड़ा ही होगा ना। देखिए आप एम जी ए का इसमें गैप आ रहा है। अगर आप ई ए और ई सी को कंपेयर करें तो ई ए और ई सी से आप ये देखेंगे, जब इनको सॉल्व करेंगे दोनों में एम जी एच है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर एच ए की हाइट ज़्यादा है, अगर एच ए की हाइट ज़्यादा है तो हमारी सी पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बात आप ध्यान रखना, समझ रहे हैं यहाँ पे। तो आप उसको ना वहाँ पे कंपेयर कर लेना। क्लियर है यहाँ पे, पहला तो क्लियर है कि ई ए ई बी इक्वल है। अब यहाँ पे जैसे हाइट एच ए की ज़्यादा है, जब आप ई ए इक्वल टू ई सी कंपेयर करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको निकल के आएगा एच ए माइनस एच सी इक्वल टू के सी माइनस के ए ओवर एम जी। अब आप देखिए अगर यहाँ पर एच ए बड़ा हो गया तो ऑब्वियस बात है के सी भी बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। तो एच ए अगर बड़ा होगा तो के सी भी बड़ा होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी सी पर ज़्यादा होगी। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। चलिए आगे चलते हैं 47 पे। अब एनसीईआरटी आने वाली है। ये तो हमारा कहीं पीवाईक्यू था, ये पीवाईक्यू में ही पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। देखो एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में जाओगे 13 नंबर का एक क्वेश्चन है, रेन ड्रॉप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अगर आप देखेंगे 13 क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखिएगा, एक ड्रॉप है, ठीक है। इस ड्रॉप की आपको दिया है रेडियस, और रेडियस दी थी 2 mm दी है, और आपसे कह रहे हैं कि इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है h जो इसकी हाइट है वो 500 मीटर है। क्लियर। आपसे कह रहे हैं कि ये फॉल्स हो रहा है डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से, सब कुछ दिया है। कह रहे हैं कि ये एक टाइम बाद मैक्सिमम स्पीड पकड़ ली है। तो इस पूरी जर्नी में, मतलब आधी जर्नी, मतलब इसकी यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे आप ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए और रेजिस्टिव फोर्स बताइए, ठीक है। देखो, और ये ड्रॉप लिक्विड की है, मतलब पानी की है, तो 10⁻³ इसकी डेंसिटी होगी kg मीटर क्यूब। तो देखो यहाँ से आप इस क्वेश्चन में ना मास निकाल सकते हैं। तो मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम होता है किसी भी स्पेरिकल ड्रॉप का 4πr³ इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, पहले हाफ जर्नी में हम निकाल रहे हैं, ए पे लिख लेते हैं। इस ए पे जब आप निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, mgh, मास इससे निकल जाएगा, g रखेंगे और हाइट यहाँ पे क्या रखेंगे 250, क्योंकि यहीं तक निकालना है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये तो पहला पार्ट हो गया। एंटायर जर्नी, अगर पूरी जर्नी की बात करें, अगली हाफ में भी इतना ही तो होगा ना, 250 ही होगा। अगर एंटायर जर्नी की बात करें तो जो हमारा गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल गेन जो होगा, वो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव होगा। अब आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ mv², हाफ mv²। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में v दिया है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एंटायर जो हमारी वो हो जाएगी, वो इसका डबल हो जाएगी, जो भी आएगी ये रख दोगे तो यहाँ से रेजिस्टिव भी आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, इसको आप जरूर करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा 46, ये 47 और ये 48 क्वेश्चन, ठीक है। 48 ही क्वेश्चन करेंगे इसमें आज। 48 क्वेश्चन ये है, आगे वैसे मैं इसको करवाऊंगा फिर भी, ठीक है। ये हमारा एक पेंडुलम दिया है, ये ए है और इसका मास m है। ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया, आप एनसीईआरटी अच्छे से करिए। और यहाँ पर एक मास m दूसरा रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी का 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर जो ए पर बॉब है ये रिलीज करेंगे 30 डिग्री से, समझ रहे हैं, ए पर जो बॉब है 30 डिग्री से रिलीज करेंगे और वो हिट कर रही है इस बी को। तो अगर वो बी को हिट करेगी तो क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो हमारा ए है हिट करने के बाद कितना आगे जाएगी या नहीं जाएगी। तो देखो बच्चों,
और क्वेश्चन में ये भी लिखा है जब ए बी को हिट कर रही है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन में ये लिखा है जब हम ए बी को हिट कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं दिया है, चलो अच्छा यही दिया है कि ए बी को हिट करेगी तो ए कहाँ जाएगा। तो देखो बच्चों, जब ए बी को हिट करेगा तो इसकी जो एंटायर काइनेटिक एनर्जी है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगी, होनी चाहिए। जब एंटायर काइनेटिक एनर्जी बी को चले जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होगा, कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। और जैसे ही बी पर टकराएगी तो बी हमारा मूव करने लग जाएगा और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा रेस्ट पे आ जाएगा। तो जितनी वेलोसिटी v की थी वो हमारी b के पास चली जाएगी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट 49 क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का है। देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको, जैसे एक मास m ये है, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है और ये ऐसे है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है, और इसकी लेंथ मान लो l दे दी, तो ये एनसीईआरटी का आपका 18 क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक पेंडुलम है, वो एल यहाँ से मूव करके यहाँ आ जा रहा है, मतलब ए से मूव करके बी पे आ रहा है, तो बताइए कि हमारी इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। और कंडीशन ये दी है कि जब ये नीचे आ रहा है तो 10% एनर्जी लॉस हो रही है। तो देखो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी, एम जी एच, ठीक है। यहाँ पर हाफ एम बी स्क्वायर, यहाँ पे एम जी एच। अब जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमारे किसके बराबर होगी, पोटेंशियल के होगी। तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल दो। अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लिखा है तो जैसे इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि 10% लॉस हो गई, तो आप उस बची कितनी उसको लेके चले जाओ आगे, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर कोई लॉस दिया है तो जितनी भी रिमेनिंग होगी उसका इंटू कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, एम जी एच, पॉइंट ए पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी हाइट की वजह से, और यहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब ये मोशन करेगा तब होगी ना काइनेटिक, तो ये लॉस हो जाएगी, तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और जिससे मेरे 50 क्वेश्चन हो जाएं। 50 का मैंने टारगेट बनाया है, और जो मेरा 50 क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है मेरा एनसीईआरटी का 19 क्वेश्चन। एंड उस क्वेश्चन में लिखा है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं कि एक ट्रॉली है जिसका मास 300 किलो है, उसमें एक सैंड बॉक्स है जिसका मास 25 किलो है, और जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्मली 27 किलोमीटर पर आवर से किसी फ्रिक्शनलेस ट्रैक में। कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ, जो सैंड है वो लीक होने लग गया किसी होल से, तो जो ट्रॉली फ्लोर है, जो ट्रॉली का फ्लोर है उसमें कोई होल हो गया होगा, वहाँ से लीक हो रहा है, उसकी स्पीड है 0.05 kg पर सेकेंड। कह रहे हैं व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रॉली आफ्टर एंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी। जब पूरा एम्प्टी हो जाएगा तो कह रहे हैं कि जो ट्रॉली है हमारी उसकी स्पीड क्या होगी। तो बच्चों देखो हमेशा ध्यान रखना, अभी देखो ट्रॉली कैरी कर रही है किसी सैंडबॉक्स को जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, पूरा खाली हो गया, ठीक है। जो ट्रॉली की स्पीड है वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि इंटरनल फोर्स हमारे चेंज नहीं करते हैं, किसी की वेलोसिटी मास ये आपस में ही म्यूचुअली कैंसिल हो जाते हैं। अगर एक्सटर्नल होता तब चेंज करता। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरेटिकल, या एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो मेरी काइनेमेटिक्स होगी, दिवाली स्पेशल। तो इसमें अगर कोई रह गया है तो आप बताइएगा, कोई क्वेश्चन जल्दी हो गया है वो भी बताइएगा, और इसमें कोलिजन रह गया उसको मैं अलग से भी कराऊंगा, कोलिजन टॉपिक अच्छा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय और विशिंग ऑल द बेस्ट।